Hello students, this is video number 3, ongoing chapter number 9, Kings and Chronicles. So last video we have discussed what about the Chronicles. So next point we have continued. पेंटर्स वर द इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। अब देखिए जो पेंटर्स थे बेटा, जो वहाँ पे चित्र बनाते थे, पिक्चर्स बनाते थे फॉसिल्स पे, वो भी इस मैन्यूस्क्रिप्ट्स में इन्वॉल्व थे। कॉनिकल्स डेट नरेट द इवेंट्स ऑफ द मुगल एम्पर डेट द इमेजेस अलोंग साइड्स द रिटन टैक्स एंड द डिस्क्राइब इवेंट्स इन द विजुअल्स फॉर्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी लगती थी कि एक विजुअल फॉर्म में, ठीक है, इतना डेकोरेटेड करती थी उसको इतनी अच्छी तरह से, इमेजेस को अलोंग साइड द रिटन द टैक्स, उसके बाद टैक्स के बाद लिखना, सब कुछ करना, यू लिख द बुक्स, तो आपको उसमें हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के पिक्चर्स दिखेंगे तैयार, बिल्कुल प्रिपेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स दिखेगा। सो देयर आर द वेरी लुकिंग वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग इज द स्क्राइब left the blank space the where the images were the required and the painting were the drawn the separately by the artist and the insert the proper place। अब देखिए जो लिखने वाला होता था बेटा, उसको ये पता होता था कि मेरे को यहाँ पे पिक्चर्स लगाना है, तो वो उस जगह पिक्चर्स के लिए प्लेस छोड़ देता था। द हिस्टोरियन अबुल फजल डिस्क्राइब द पेंटिंग एज द मैजिकल आर्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। ये जो मुगल एम्पायर में पेंटिंग होती थी, इसको अबुल फजल द ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ द मुगल एम्पायर, अकबर के समय के थे ये, तो उन्होंने उसको मैजिकल आर्ट कहा है, जादुई कला। किसको कहा है? पेंटिंग को कहा है। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा है। द पेंटिंग मेड द इमिनाइट द ऑब्जेक्ट लुक्स इफ दे पोस्ट लाइफ। ठीक है, तो वो बिल्कुल आपको जीवित तरीके से वो दिखती थी। Here the prophet of the the production of the painting is the portraying in the emperor. This court is the peoples who were the part of it, who are the source of the tension between the rulers and the representatives of the Muslim orthodoxy, the ulema the आपने जब इस्लामिक लैंड वाला चैप्टर पढ़ा होगा लास्ट ईयर, तो वहाँ पे उलेमा वर्ड आएगा। तो जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ में सबसे टॉप पे उनके जो रिलीजियस गुरु होते हैं, वी कॉल्स द उलेमा, आल्सो द टीचर्स, वी कंसिडर द टीचर्स। तो उनके बारे में भी उस समय जब आप दिल्ली सल्तनत डिस्कस करते हैं, तो वक्तीज़म या सूफीज़म जो थे वो लोग यहाँ पे थे। बट जब मुगल्स आए तो जो सूफ़ी लोग थे या जो सूफीज़ संत थे, उनके साथ इनके कंट्रोवर्सी था। एक ऑर्थोडॉक्स जो उनकी परंपरा थी, उसको लेकर इन दोनों के बीच में हमेशा टेंशन बना। द लेटर डिड नॉट फेल टू इन्वॉल्व द इस्लामिक प्रोविजंस to the petrol, the human being the in shared the Quran as well as the hints which are described in the incident from to the life of the Prophet Muhammad। also उसके बारे में भी उन्होंने लिखा, कुरान के बारे में भी अपने पिक्चर्स में, बिकॉज दोनों तरफ से चल रहा था पेंटिंग्स का काम, तो वो भी अपने जो भी आर्ट था उसको सर्वाइव कर रहे थे। और कुछ मुगल एम्प्रेस में आप देखोगे जो मुस्लिम्स पोर्ट्रेट थे, मुस्लिम राइटर्स थे, वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। एज द प्रॉफिट इज द सिटाइड to the having the forbidden to distractions the living the being to the neutralized manners, it would be suggest the artists were the seeing to appreciate the power of creations। So this was the functions that they believed the belonging the exclusive the God, yet the interpretations of the Sharia change with the time। the Sharia is the Islamic law। ठीक है, ये इस्लामिक लॉ थे, उसके अकॉर्डिंग वो कैसे काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सारा उनके लॉ के बेस पे था। तो वेरियस सोशल ग्रुप्स इंटरप्रेट द बॉडी ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन इन द डिफरेंट वेज। अब कहने का मीनिंग ये है यहाँ पे, इस्लाम या इस्लामिक कल्चर एक तरफ था, मुग़ल या पर्शियन जो कल्चर था वो एक तरफ था। दोनों के बीच में इंटरप्रेट जब हुआ, जब उनकी आर्ट्स, उनका फीचर्स, उनके जो संत आपस में मिले, तो वो एक दूसरे को इंटरप्रेट करने का कर रहे थे। तो उनका एक ट्रेडिशनल ऑफ वे अलग था, इनका एक अलग ट्रेडिशनल ऑफ वे था, और कहीं ना कहीं इनमें डिफरेंसेस थे, वो दिख रहे थे लोगों को। ईच ग्रुप फॉर द अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिशनल दैट वुड बी बेस्ट सूट फॉर देयर पॉलिटिकल नीड्स। अब दोनों ही ये चाह रहे थे कि जो उनका पॉलिटिकल नीड होगा, अपकमिंग द फ्यूचर्स उनके लिए क्या सूटेबल होगा, उसी को वो चूज़ करेंगे। द मुस्लिम रूलर्स इन द मैनी एशियन रीजन्स पेट्रोराइज द आर्टिस्ट टू द पेंट देयर इमेज इन द कोर्ट सीन। अब जो मुस्लिम रूलर्स अभी बचे हुए थे, उन्होंने क्या किया कि पेट्रोराइज किया, उनको संरक्षण दिया, किनको? आर्टिस्ट को दिया, और उनके यहाँ पे पेंट बनवाए, अपने इमेजेस बनवाए और अपने कोर्ट्स के सीन बनवाए। सो द आर्टिस्ट वॉज ट्रेन इन द वर्कशॉप्स सेट अप द कोर्ट अंडर द रूल्स ऑफ द सदाफीज किंग। सदाफीज किंग ने तो वर्कशॉप तक लगा दी अपने यहाँ पे आर्टिस्ट को ट्रेन करने के लिए। उन्होंने अपने कोर्ट में क्या लगाया? वर्कशॉप्स लगाया उन्हें ट्रेन करने के लिए। आर्टिस्ट सच एज द बीजाद। अब बीजाद एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है,
ठीक है। ये मुगल एम्पायर में जिसने बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनाए, इज़ द स्प्रेडिंग द कल्चरल फेम ऑफ द सदाबीज कोट फॉर एंड वाइड। आर्टिस्ट फ्रॉम ईरान केम टू इंडिया ड्यूरिंग द मुगल रूल। और मुगल टाइम में बेटा ईरान से कलाकार, आर्टिस्ट, चित्रकार भी मुगल एम्पर में या दिल्ली में या इंडिया में आए। आर्टिस्ट लाइक द मीर सैयद अली, अब्दुल समद अकोमाइड द एम्पर हुमायूं टू दिल्ली। तो ये हुमायूं के समय थे मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद एंड अदर आर्टिस्ट द माइग्रेट टू दिल्ली टू सर्च ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। और बहुत सारे अलग अन्य कलाकार भी दिल्ली की तरफ गए, क्योंकि बिकॉज दे सर्च फॉर अपॉर्चुनिटीज़, उनको लगा कि हमें वहाँ पे कुछ काम मिल सकता है। नाउ द सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का वो है बेटा अकबरनामा एंड अबुल फजल। ठीक है, डिटेल से पढ़ना है। अकबरनामा एक पूरा बुक है, एक कॉनिकल है, जिसमें हमें पूरा हिस्ट्री मिल जाता है अकबर का। इसको लिखा था अबुल फजल ने, जो कोर्ट हिस्टोरियन थे ऑफ अकबर। नाउ फर्स्ट, अबुल फजल वॉज द ऑथर ऑफ अकबरनामा। ठीक है, ही वॉज वेल वर्स विथ अरेबिक, पर्सियन, ग्रीक, फिलॉसफी एंड सूफिज़म। अब देखिए अबुल फजल बहुत माइंडेड पर्सन थे बेटा, वो अरेबिक लैंग्वेज जानते थे, पर्सियन जानते थे, ग्रीक जानते थे, फिलॉसफी का उनको नॉलेज था और साथ ही साथ उनको सूफिज़म का भी नॉलेज था। मोरेवर ही वॉज द फोर्सफुल डिबेटर्स, एक बहुत बड़े फोर्सफुल डिबेटर्स थे। डिबेटर्स दैट मीन्स जो वाद विवाद में अच्छे थे बेटा, अगेंस्ट और फेवर में बहुत अच्छी तरह से बोल सकते थे। इंडिपेंडेंट थिंकर्स थे एंड कंसिस्टेंटली अपोज टू व्यूज इज द कंजर्वेटिव उलेमास। दीज का क्वालिटीज़ इम्प्रेस अकबर, उनकी यही क्वालिटी अकबर को पसंद आई। एंड हु फाउंड अबुल फजल द आइडली सुटेड इज द एडवाइज़र एंड द स्पोक पर्सन ऑफ हिज पॉलिसीज़। अकबर ने उसे अपने यहाँ पे रख लिया, अपना सलाहकार बनाया और एक स्पोक पर्सन, जो भी उसकी पॉलिसीज़ होगी वो माउथ ऑफ अबुल फजल वहाँ से वो अनाउंस करवाते थे। सो एम्परर्स ऑब्जेक्ट वॉज टू फ्री टू स्टेट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। मुगल एम्पर अकबर ये चाहते थे कि अपने स्टेट को फ्री कर दे। ऑर्थोडॉक्स जो भी रिलीजियस पॉलिसीज़ हैं, उलेमास की पॉलिसीज़ हैं, मुस्लिम्स पॉलिसीज़ हैं, उन सब से फ्री कर दे और एक एक अच्छी तरह से एक मेंटेन किया जाए, जिनको उन्होंने सुलह कुल जो उनका पॉलिसी था उसको मेंटेन करने की कोशिश की। Is the role is the court historian Abul Fazl was the shaped and the articulated and the ideal sources associated with the reasons of Akbar. Abul Fazl was the murdered by। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अबुल फजल की हत्या किसने की या उसको किसने मारा? तो उनको मारा था वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है, द अकम्प्लीट द प्रिंस ऑफ सलीम जहांगीर, जो अकबर का सन हुआ जहांगीर, उसके वो प्रिंस जहांगीर के समय में वो थे और उन्होंने उनको कहा, और वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल को किल किया था एंड कंस्प्राइड बाय द क्लिक। द अकबरनामा इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इस्लेट ऑफिशियल हिस्टोरियंस। द मैन्युस्क्रिप्ट हैज इन द average of 150 full or double pages painting in the battles, siege, hunts, buildings, constructions, court scenes. In 1589, Abul Fazl worked on the Akbarnama for the 13 years, rapidly revising the draft. The chronicle is based on the range of sources, including the actual records of event. ठीक है, जो आंखों देखे इवेंट्स थे, वाकई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड ओरल टेस्टोमोनीज ऑफ द नॉलेजेबल पर्सनस। अब देखिए अकबरनामा एक बहुत बड़ा ऑफिशियल्स रिसोर्सेज था और लगभग 150 फुल पेज डबल साइड के पेज थे, जिसमें पेंटिंग थी, बैटल्स के सीन थे, हंट्स थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोर्ट सीन, सारे कुछ थे उसमें बेटा। ठीक है, और लगभग इसको 30 साल उन्होंने इस पर काम किया और 1590 तक उन्होंने इस पर काम किया था बेटा अकबरनामा। अब देखिए अकबरनामा को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू द 3 बुक्स। ठीक है, जैसे एक बुक है, जैसे 3 बुक्स होंगे, उन तीनों को मिला के बोला गया अकबरनामा। ठीक है, फर्स्ट 2 आर द कॉनिकल्स एंड थर्ड आर इन आईने अकबरी। ठीक है, तो दोनों तो कॉनिकल्स हो गए, दोनों के नाम ही अकबरनामा होंगे, बट जो थर्ड होगा वो आईने अकबरी कहलाता है। ठीक है, ये अलग से है जो थर्ड पार्ट ऑफ द अकबरनामा है। द फर्स्ट वॉल्यूम स्टार्ट, अब देखिए जो पहला वॉल्यूम है अकबरनामा का वो कहाँ से स्टार्ट होता है? द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ऑफ द आदम्स इज द वन ऑन द क्लेशल साइकिल ऑफ द अकबर्स लाइफ स्टार्टिंग द 13 ईयर्स। तो अकबर के शासन के
जो फर्स्ट 13 ईयर्स होंगे वो हिस्टोरियन आपको मिलेगा फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा। द सेकेंड वॉल्यूम क्लोज इन द 46th रेंजल ईयर्स 1601 तक का जो हिस्ट्री होगा देयर विल बी कंसिडर इन सेकेंड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा। द अकबरनामा वॉज रिटन इन द प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल इवेंट ऑफ अकबर्स रीजन। अकबर्स रीजन में जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, जितने भी वहाँ पे उन्होंने डिसीजंस लिए, वॉर्स हुए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कौन दे रहा है? अकबरनामा। नाउ द अकबरनामा वॉज रिटन इन द प्रोवाइड द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अकबर रीजन्स इन द ट्रेडिशनल सेंस of the according politically significant event across time as well as to moral novel sense of the giving the scenic pictures to all the aspects of Akbar's emperor geography, social, administrative and the cultural without a reference of chronology. In the Ain Akbari, the Mughal emperor is presented the having the diverse populations, choosing the Hindus, Jainas, Buddhists and the Muslims had the composed the cultures. ठीक है, देखिए अकबरनामा जब फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा अकबर का डिटेल पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री और उनका पूरा वॉर के बारे में मिलेगा। बट जब हम आईने अकबरी में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे अकबर का जो थिंकिंग है वो थोड़ा हमें चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पे वो हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम इन सब के कल्चर्स के बारे में भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अबुल फजल्स रॉड इन द लैंग्वेज दैट इज द ऑर्नेट which the attract the importance of the diction and the rhythms. The text is often read aloud. This the Indo-Persian style was the patronized in the court because अकबर के कोर्ट में पर्शियन कल्चर के लोग भी थे और इंडो कल्चर के लोग भी थे, तो दोनों का मिक्स पोर्ट्राइज किया। एंड देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ द राइटर्स हु वांटेड टू राइट लाइक द अबुल फजल। और बहुत सारे ऐसे लेखक थे जो उस समय थे जो अबुल फजल की तरह लिखना चाहते थे। बट अबुल फजल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन और उसके बारे में जो लिखा उन्होंने अकबर बारा में इस द गिवन द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द अकबर रीजन्स। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।